गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 3 जुलाई का हिंदू एडिटोरियल का उसका मैं आपके सामने एनालिसिस लेके आया हूँ। ये एनालिसिस हमारा इंग्लिश के लिए भी और नॉलेज के लिए भी, दोनों के लिए। और ये आर्टिकल बड़ा शानदार है। ये आर्टिकल जो लिखा है, लास्ट में मैंने इनका नाम भी लिखा हुआ है। ये आपके मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हुए हैं। इनका नाम है अजीत प्रकाश शाह, ठीक है। और इनके जैसे लोग, ठीक है ना, और जो राइटर्स हैं, आपके जर्नलिस्ट हैं, तो वही तो इन प्रॉब्लम को सामने लेके आते हैं। ये उस घटना पे आधारित है कि जिस घटना में बाप बेटों को मार दिया गया था, आपको अगर ध्यान हो तो, तमिलनाडु में, ठीक है ना आपका। और ये पुलिस की जो बर्बरता है, टॉर्चर है, उसका एक एग्जाम्पल है। और अगर ये समाज के जो लोग हैं, ठीक है ना आपका, और ये एक्चुअली ये हमारे समाज के वॉच डॉग्स हैं। ये ध्यान रखते हैं कि कौन सी चीज़ गड़बड़ हो रही है, उसको लोगों के सामने लेके आएँ। ये लोग ही नहीं करेंगे तो कल हम भी इनका शिकार ऐसे ही बन सकते हैं। तो चलो, ये दोनों, ये जो आपका है, ये दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज के लिए भी। और कल हो सकता है कि आपके ऐसे आ जाए एग्ज़ाम में, ठीक है ना आपका, हाउ टू स्टॉप पुलिस टॉर्चर या डेथ्स इन पुलिस ड्यू टू पुलिस टॉर्चर, को भी ऐसे आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको ऐसे लिखने में काम आएगा, कंप्लीट ऐसे हो जाएगा ये। अगर इसको ढंग से लिखोगे आप, तो ये पूरा कंप्लीट ऐसे भी है। इसलिए ऐसे आर्टिकल्स बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और ये 3 तारीख का है, आज तारीख का आज का ही है। पिछला जो मैं एक बार लेके आया था, उसकी मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और ये मैं कहता हूँ कि जब अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो टीचर जो है उसको एनकरेजमेंट मिलती है और अच्छा करने का। तो 3 जुलाई का है। आज तो मैं फिर भी लेट हो गया हूँ क्योंकि मेरे कुछ काम था, लेकिन कल से कोशिश करूँगा कि 4 जुलाई का ये सुबह 7 बजे न्यूज़पेपर में डाउनलोड करता हूँ, ठीक है ना आपका। और 7 बजे के बाद में हो सकता है कि 9 बजे से पहले मैं आपको इसका ये पेपर का पूरा एनालिसिस आपको मिल जाए। और इसमें 3-4 आते हैं, उनमें से एक छांट लूँगा मैं। सबका तो करना मुश्किल होगा, सब किया जाए तो बहुत बढ़िया होगा। मतलब ये कंप्लीट इंग्लिश है, इसमें आपके वोकैबलरी है, इसमें आपका ग्रामर के रूल्स हैं, इसमें नॉलेज है, ठीक है ना आपका। हमको पता ही नहीं है वोकैब का, तो वो शानदार, ये आपका एक तरह का इट इज़ अ रिपोजिटरी ऑफ ब्यूटीफुल वर्ड्स। और ये बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों तरह लिखे हुए आर्टिकल्स हैं, तो इसका एक एक शब्द का आपको मतलब आना चाहिए। ये भी आपने देखना है कि उन्होंने इसको किस तरह से इस्तेमाल किया है। सबसे लास्ट में मैंने इनका नाम भी लिखा हुआ है, पेपर में छपा हुआ था। तो ये जो आपका आर्टिकल है, अजीत प्रकाश शाह साहब का लिखा हुआ है। और ये आपके एक्स जो हैं चीफ जस्टिस हैं, छोटी मोटी हस्ती नहीं है वो, और बहुत बड़े कोर्ट नहीं है, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट, दोनों के वो चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। अब मेरे साथ में पढ़िए, पढ़ते पढ़ते इसमें जो भी वर्ड्स आएंगे, ग्रामेटिकल नॉलेज होगा, मैं आपको देने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। इसका हेडिंग है इंडिया टॉर्चर कल्चर। टॉर्चर कल्चर यानी टॉर्चर एक कल्चर बन गया। कल्चर वो होता है कि जो लोग फॉलो करते हैं वर्षों तक, वो फिर जीवन का हिस्सा बन जाता है। एक एक शब्द को सीखना आपने कि जज साहब ने क्यों कहा है टॉर्चर कल्चर। इसको राइम करने के लिए तो नहीं बोला उन्होंने, दोनों राइम हो रहे हैं, टॉर्चर कल्चर नहीं, राइम भी हो रहा है, वो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मेन मकसद क्या था उनका, ये बताना कि टॉर्चर हम लोगों के जीवन का कल्चर बन गया है। ये कभी आपको ऐसे आएगा तो आप ये चीज़ें समझ सकते हैं। कल्चर वो होता है, कल्चर एक मैं कहूँगा मोड ऑफ लाइफ है जो अपन कई समय तक जीते हैं, ठीक है ना, कई सदियों तक, कई जनरेशन को जीते हैं, और धीरे धीरे वो कल्चर का, संस्कृति का हिस्सा बन जाता है। तो जज साहब ने एक तरह का ये जो इसका हेडिंग लगाई है, वो बहुत ही सरकास्टिक है। सरकास्टिक समझते हो आप लोग, जिसमें बहुत बड़ा व्यंग हो। ये ज़बरदस्त व्यंग है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकास्टिक अर्थ होता है व्यंग्यात्मक है ये, कि हमारा टॉर्चर हमारा कल्चर बन गया है। सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं आप। ये सरकास्टिक है। तो हेडिंग बड़ी शानदार है, इंडिया टॉर्चर। टॉर्चर का तो याद ना देना, इंडिया का जो टॉर्चर कल्चर नीड्स टू एंड नाउ। और बीच में कहीं लिखा है उन्होंने, ये जो टॉर्चर का कल्चर बना है, ये हमने अंग्रेज़ों से हासिल किया है। अंग्रेज तो दूसरे थे, तो हम पे वो जुल्म करते थे, हमको यातनाएं देते थे। लेकिन ये अंग्रेज को छोड़ के चले गए, ये वो चले गए तो हमारी पुलिस जो है अंग्रेज पुलिस बन गई है, वो लोगों पे अत्याचार करती है। पता नहीं कब रुकेगा ये। कितने सारे केस हो गए हैं आपका। बिहार में भागलपुर का केस था,
जिसमें आपके जेल के जो इनमेट्स थे उनकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया और उसका नाम रखा उन्होंने गंगा जल। इसी नाम पे फिर फिल्म बनी है गंगा जल। मैं तो देखी नहीं, मैं फिल्म में देखता नहीं हूँ। एनीवे, तो लेट अस स्टार्ट दिस आर्टिकल। इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इमोशनल and it is an eye opener for all those who think about society, think about the nation and the people. नेशन तब बनेगा जो लोगों से बनता है। नेशन आपका लोगों की देखभाल नहीं होगी तो नेशन कहाँ से होगा। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ में। और नीचे उन्होंने इसके सब हेडिंग लगाई है, ओनली द पीपल ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग द बार। उन्होंने इसमें टॉन्ट में मारा है जिस जज साहब ने रिमांड दी थी इनको, ठीक है ना। इंक्लूडिंग बार मीन्स पूरी जुडिशरी, द मीडिया, civil society and student groups can rise up against torture practices। ये फ्रेज शानदार फ्रेज है, राइज अप। राइज अप मतलब आपका खड़ा होना किसी चीज़ के खिलाफ। कोई ऐसी चीज़ है जो गैर कानूनी हो, जो आपका टॉर्चुअस हो, जो टिरानिकल हो, ठीक है ना, उसके खिलाफ खड़ा होना आपका। That's right। We stood up, we rose up against the British and drove them away। और उनके खिलाफ खड़े हो गए। बड़ा शानदार फ्रेज सबको आना चाहिए, राइज अप अगेंस्ट समथिंग। ये फ्रेज को पकड़ो, फ्रेज बनाओ। और मैंने कई बार आपको बताया है कि फ्रेज के आगे जब मैं टू लगाता हूँ, जब आप इसको यूज़ करोगे तो टू की आवश्यकता नहीं है। टू की आवश्यकता तब हो जो उसको आपने इन्फिनिटी के रूप में इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। अगर आपने ये सेंटेंस बनाना हो कि जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है इन इक्वलिटीज, इन असमानताओं के खिलाफ लड़ने का सोच रही है या वो खड़ा होना चाहती है, तो वांट टू राइज अप लगा दो, फाइन। लेकिन अगर आप सेंटेंस ये बनाना हो कि हम सबको इन ज्यादतियों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। खड़ा होने का अर्थ क्या है? अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। खड़ा होने का ये नहीं बाहर सड़क पे खड़ा होना है, इसका मीनिंग फिगरेटिव है। तो मैं कैसे कहूँगा? वी शुड राइज अप अगेंस्ट सच इनइक्वालिटीज और या एक्सेसेस, किसी भी एक्सेसेस हों, जहाँ पुलिस की हों या किसी की भी हों, है ना आपका। We should rise up against such inequalities and excesses। मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पेपर और नॉवल, एक नॉवल का बचा हुआ मैंने वो कराना है। इससे बार बार आपको कहता था मैं, आप केवल आपका अखबार नहीं पढ़ना है, नॉवल पढ़ना है। हाँ, तो नॉवल की एग्जैक्ट मैंने आपको किया था ना, आपको वो करना मेरे को अभी बाकी है, वो कराऊंगा आपको। तो टॉर्चर होगा आ गया। टॉर्चर का अर्थ होता है किसी को यातना देना, ठीक है। ये वर्ड सबको आना चाहिए। अगर मुझे कहना है कि उसको इतनी यातना दी गई कि वो उसकी डेथ हो गई, तो मैं कहूँ ही वॉज टॉर्चर्ड पैसिव फॉर्म में टू डेथ, ठीक है। और अगर आप ये कहना हो कि पुलिस ने उसके साथ में उसको इतनी यातनाएं दी कि उसकी मौत हो गई, तो मैं कहूँगा द पुलिस टॉर्चर्ड हिम, ये एक्टिव फॉर्म में हो गया। टॉर्चर्ड हिम सो मच दैट ही डाइड। हर एक की सेंटेंस बनाने आपने इनको प्रयोग करना है और उन सेंटेंस को बोलना भी है, याद रखना आपको। अगर आप बोलोगे ना तो काम नहीं आएगा। ही वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ, ही वॉज टॉर्चर्ड टू डेथ, और द पुलिस टॉर्चर्ड हिम सो मच दैट ही डाइड। पुलिस ने उसको इतनी यातनाएं दी उसकी मौत हो गई। आई होप ये सब हेडिंग भी आपको समझ आ गई है ना आपका। और ये 3 तारीख का बच्चों देखना, आज का ही है सुबह का, लेकिन कल से मैं आपको 3 तारीख का सुबह 9 बजे से पहले दे दूंगा, ठीक है। कोशिश करता हूँ, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता हूँ। अगर नेट ही नहीं होगा तो मैं आप उसको अपलोड कैसे करूँगा। आप पढ़िए, मेन आर्टिकल ये है, थोड़ा ये बड़ा भी है इसलिए मेरे साथ थोड़ा तेज पढ़िए, हम जल्दी करेंगे इसको। बाई नाउ का तो अभी तक एवरीवन हैज़ हर्ड ऑफ। आप लोग भी ज़्यादातर हियर के साथ में ऑफ का प्रयोग करें, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, ठीक है। घटना के बारे में जो बेसिक जानकारी मिली है अभी, वो आर्टिकल जो जज साहब लिखा है उन्होंने कहा अभी तक तो सब लोगों को ये जो ट्रेजिक डेथ हुई है जयराज और उसके बेटे बेनिक्स की, उसकी आपकी जानकारी सबको मिल गई होगी। ट्रेजिक डेथ का अर्थ होता है बहुत ही दुर्दांत मौत, ठीक है ना आपका। उनके बारे में सबको पता लग गया होगा। ये बाप बेटे दोनों को पुलिस ने टॉर्चर करके मार दिया, ठीक है। और पापा का, इसके पिता का नाम था जयराज और बेटे का नाम था आपका बेनिक्स, ठीक है। इनकी एक छोटी सी ये थूथकुटी है आपका, इसमें इनकी एक मोबाइल की शॉप थी। अब फादर सन डियो, ये भी बहुत इस्तेमाल होता है, फादर सन डियो। डियो का मतलब जोड़ा, है ना। जैसे लॉरेल हार्डी कॉमेडी डियो, दोनों साथ काम करते थे ना, लॉरेल हार्डी, सुना है ना आप लोगों ने, बहुत कॉमेडी फिल्म बनी है आपका। कॉमेडी डियो जोड़ा, कॉमेडी का जोड़ा। जतिन ललित, ठीक है ना आपका, म्यूजिक कंपोजर डियो। तो डियो भी आपको आना, जियो में जोड़ा। इन ए स्मॉल टाउन इन तूतकुडी,
ठीक है ना, इसकी उनकी मौत के बारे में। जयराज 58 उम्र लिखी है, वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉलोइंग एन ऑल्टरकेशन विद मी, हाईलाइट नहीं किया। और ये ऑल्टरकेशन का था तू में, ये फिजिकल फाइट नहीं है, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। फॉलोइंग एन ऑल्टरकेशन मींस का मतलब क्या हुआ, ये वर्ड फॉलोइंग वर्ड का भी इस्तेमाल आना चाहिए कि डेम का यहाँ पर जो आपका रेफरेंस है वो पुलिस है, तो पुलिस वालों के साथ में उनकी तू में भी हो गई, बहसबाजी हो गई, और उसके परिणाम स्वरूप उसके बाद में, ठीक है, तो पुलिस वालों ने उनको गिरफ्तार कर दिया। कीपिंग इस, और उसका इल्ज़ाम क्या था, पुलिस वालों ने क्या लगाया कि उसने अपने बेटे की मोबाइल शॉप को खुला रखा इन वायलेशन ऑफ लॉकडाउन रूल्स, लॉकडाउन के रूल्स के बरखिलाफ। और ये भी फ्रेज है मैं इन वायलेशन ऑफ समथिंग, मैं इसका भी आपको प्रयोग बताता हूँ। ये अपने आप में तो एक कंप्लीट पढ़ाई है, उसे देखा जाता है, बस फ़र्क ये है कि थोड़ा नॉलेज भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको ऑल्टरकेशन का एक प्रयोग बताता हूँ। ऑल्टरकेशन का अर्थ होता है बच्चों तू में, ठीक है, बहस, अ वर्बल ड्यूल, बातचीत की लड़ाई, ठीक है। और ये इसमें ये फिजिकल फाइट नहीं है, ठीक है ना, आपका ये स्टैंड ऑफ है। स्टैंड ऑफ फिजिकल फाइट भी हो सकती है, बात कह रहा हूँ आपको, लेकिन ये बातचीत की लड़ाई, ये वर्बल फाइट है, ठीक है ना। हॉट आर्गुमेंट्स हैं आपका, ठीक है, ऑल्टरकेशन, ठीक है। ही हैड एन ऑल्टरकेशन विथ हिज बॉस, तो बॉक्सिंग नहीं चले हैं, तो मैं हुई है आपका, ठीक है। हॉट वर्ड्स वर एक्सचेंज, ही हैड हॉट आर्गुमेंट्स विथ हिज बॉस, ऑल्टरकेशन। आई होप द मीनिंग क्लियर, ठीक है। और इन वायलेशन ऑफ, ये एक फ्रेज है, वायलेशन का अर्थ होता है उल्लंघन, इन वायलेशन ऑफ समथिंग, और समथिंग कैन बी रूल, समथिंग कैन बी कर्फ्यू, लॉकडाउन ऑर्डर्स, ठीक है ना। दे केप्ट देयर शॉप ओपन इन वायलेशन ऑफ लॉकडाउन ऑर्डर्स, लॉकडाउन ऑर्डर्स थे, उन्होंने अपनी दुकान खोल दी, गलती तो उन्होंने की, ठीक है। आप इसका प्रयोग आ गया बच्चों, इन वायलेशन ऑफ, इसका मतलब होता है फलानी चीज का उल्लंघन करते हुए, ठीक है ना। जैसे अगर समझो कर्फ्यू लगा हुआ है और कर्फ्यू के ऑर्डर्स का अवेलना करते हुए लोग जो है चौक में इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या कहोगे आपका, द पीपल आर गैदरिंग एट द सिटी स्क्वायर, अपने तो होते हैं कई जगह नहीं है, द पीपल आर गैदरिंग सिटी स्क्वायर इन वायलेशन ऑफ, तो क्या सर प्रयोग आपके, इन वायलेशन ऑफ द कर्फ्यू ऑर्डर्स, कर्फ्यू के ऑर्डर दे रखे हैं और उसका उल्लंघन करते हुए लोग जो है सिटी स्क्वायर का मतलब कोई भी चौराहा, बड़ी जगह है जहाँ पर ओपन स्पेस होता है, वहाँ पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो आई होप आप ये फ्रेज का इस्तेमाल कर पाओगे, ठीक है। आपके पापा ने आपको ऑर्डर दिए हैं घर से बाहर जाने के लिए, नहीं जाना है, तो आप एक लड़का आपका चला गया, तो क्या कहोगे, ही वेंट आउट इन वायलेशन ऑफ हिज फादर्स ऑर्डर्स। तो आराम से इनके प्रयोग आपको आना चाहिए, ठीक है। घर में जाके किसी और सेंटर बनाओ। आफ्टर बेनिक्स वॉज ऑल्सो टेकन इन टू कस्टडी, ठीक है आपको, और जब बेनिक्स को भी कस्टडी ले लिया गया, टू वर मर्सीलेसली थ्रेस्ट टू डेथ, ये भी एक फ्रेज है, ये पैसिव फॉर्म है, तो वाज वर इज आर हैं, उसकी जगह बी लगा देगा रो, तो फ्रेज क्या बनेगा, बी मर्सीलेसली थ्रेस्ट टू डेथ, ये फ्रेज बन जाएगा। और थ्रेस को बुरी तरह से पीटना, ये पैसिव फॉर्म में, दे वर मर्सीलेसली थ्रेस्ट टू डेथ, ठीक है। और जरूर नहीं कि पुलिस वाले कह रहे हैं, कोई भी कर सकते, एक आदमी ने शराब पीकर अपनी बीवी को पीट कर मार दिया, ठीक है ना। पैसिव फॉर्म में अगर कहूँगा तो क्या कहूँगा, शी वॉज, बी का अर्थ क्या है, इज आर हैं, वाज वर, शी वॉज मर्सीलेसली थ्रेस्ट टू डेथ बाय हर ड्रंक हस्बैंड। सेंटेंस बनाओगे तो भैया इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। फ्रिज, बाय हर ड्रंक हस्बैंड, दारू पिया हुआ हस्बैंड आपको, आई होप इट इज क्लियर। हाँ, तो चलिए, बीइंग फाउंड गिल्टी ऑफ द ऑफेंस, अब उसको किस चीज़ का गिल्टी मतलब पाया गया, इसका भी फ्रेज बनाना है आपने, बी फाउंड गिल्टी ऑफ समथिंग, बी फाउंड गिल्टी ऑफ समथिंग। अगर मुझे कहना हो कि उसकी इस रूप में गलती सामने आई, उसकी इस चीज़ में गलती सामने आई, कैसे कहोगे, ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, या बना सकते हो आप,
समझ आया कि नहीं? फ्रेज बनाओ बच्चों, और फ्रेज बनाने के बाद इसका सेंटेंस बनाओ, ठीक है ना। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ, बड़ा शानदार फ्रेज है, ये ग्रामर भी नहीं सिखाती है। ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ चीटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल, और प्रूफ मिल गए होंगे, पुर्चा मिल गया होगा, तो वो आपका गिल्ट जो है, दोष है आपका, वो भी साबित हो जाएगा। मतलब उसको एग्जाम हॉल में चीट करने का दोषी पाया गया। बड़े शानदार फ्रेज है, बी फाउंड गिल्टी ऑफ समथिंग। और यहाँ इस मुद्दे में क्या गलती थी उसकी? फॉर कीपिंग अ शॉप ओपन ड्यूरिंग द लॉकडाउन वुड हैव, और जज साहब ने लिखा है कि ये जो आपका, अगर उसको इसका दोषी पाया जाता कि भाई उसने लॉकडाउन के दौरान दुकान को खुला रखा, वुड हैव ऑर्डिनरीली, साधारण तौर पर ग्रांटेड जयराज एंड बैनिक्स ए मैक्सिमम ऑफ ओनली 3 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसको 3 महीने की जेल होती ज्यादा ज्यादा। लेकिन पुलिस वालों ने क्या कर दिया? मार मार के उसकी जान ही ले ली दोनों की। आप कितनी बड़ी जाती है भाई। जुर्म तो उनका इतना ही था ना कि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान नियमों की अवहेलना करते हुए अपनी दुकान को खुला रखा। तो जज साहब का कहना यही तो है, तो इसके लिए तो भैया उनको मैक्सिमम पनिशमेंट 3 महीने की मिलती है, मैक्सिमम, कम भी मिल सकती थी, और पुलिस वालों ने उनको ठोक ठोक के मार दिया आप, ठीक है। द स्टोरी सैडली, किस तरह से उन्होंने कॉमा लगाया देखो आप, क्योंकि एडवर्ब किसी को क्वालिफाई नहीं कर रहा है, तो ये सेंटेंस के शुरू में लगा सकते हो और बीच में लगाओगे, दोनों कॉमा लगाना है। द स्टोरी, ये बहुत ही दुख की बात है, डज नॉट एंड विद द पुलिस अलोन, ये जो कहानी है ये पुलिस के साथ ये खत्म नहीं होती है। मैंने इस पर अलोन को हाईलाइट क्यों किया है, अब इसको आप समझो। आप, ये ग्रामर होगी। अलोन आपका ऐसा एडजेक्टिव है जो नाउन के बाद में जनरली आता है या किसी नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आता है। इफ आई से आई एम अलोन, मैं अकेला हूँ, या अलोन आपका एडजेक्टिव है, एम आपका बी फॉर्म के वर्ब है विच इज अ लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कहना हो पुलिस अलोन, ब्यूटी अलोन, मनी अलोन, बहुत शानदार प्रयोग है। अलोन एडजेक्टिव है, ठीक है, और ये नाउन के बाद में आता है एट्रीब्यूटिवली, ध्यान रखना आप। अगर इसका एट्रीब्यूटिव इस्तेमाल कर रहे हो तो दिस अलोन एडजेक्टिव कम्स आफ्टर द नाउन विच इट क्वालिफाइज। अगर मुझे किसी को कहना हो कि पैसे से ही तेरे को जीवन का सुख नहीं मिल सकते, तो आपको ऐसे लिखो मनी अलोन। अलोन मत, मनी मत लिखना, ये कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है ज़्यादातर एडजेक्टिव नाउन के पहले लगाते हैं, लेकिन ये ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन के बाद में लगा। मनी अलोन कैन नॉट गेट यू पीस ऑफ माइंड। इसका मतलब क्या? केवल पैसे से तेरे को पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, मन की शांति केवल पैसे से नहीं मिल सकती, उसमें और भी चीज़ें लगेंगी पैसे के अलावा। पैसा तो बात की बात है। आई होप कि इट इज क्लियर। मनी अलोन, ठीक है ना, आपका ध्यान रखना, ठीक है। तो पुलिस अलोन, वो कह रहा कहानी केवल पुलिस तक ही सीमित नहीं है। आगे बता रहे हैं क्या हुआ। बिफोर द 2 men डाइड, ये जब दोनों मर गए, मरने से पहले पुलिस ने उनकी रिमांड मांगी। सी का पास्ट टेंस है सॉट, और रिमांड आपको पता है, रिमांड का मतलब क्या हुआ? पुलिस कस्टडी, कि वो कोर्ट से परमिशन ले रहे हैं कि इसको हमको 2 दिन की कस्टडी दे दो। एक छोटी सी उसके लिए कस्टडी देने की क्या जरूरत थी? जैसा आप कहते हैं उसका भी करो और उसको कोर्ट में हाजिर करो, उसने ये किया है, जुर्म किया है, दुकान खुली रखी है। और ये कैसे रिमांड दी पुलिस वालों को? विच अ जज सिटिंग इन ए कोर्ट कॉम्प्लेक्स मैकेनिकली सीम्स टू हैव ग्रांटेड। मैकेनिकल का अर्थ क्या हुआ? ना उसने लोगों को मिला, जैसे यांत्रिक रूप से काम करते हैं, भाई काम करना है, हाँ ठीक है, पुलिस वाले आए, सर 2 दिन रिमांड चाहिए, चलो हो गया, लाओ इधर कागज दस्तखत कर दिया, ये हो गया यांत्रिक रूप से। और जज साहब ने कहीं कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैठे होंगे, वहीं पुलिस वाले आए, वहां उनको दे दी। और आगे क्या, विदाउट एवर सीइंग द 2 men, और दोनों मैन को उन्होंने देखा भी नहीं। रिमांड लेने आते हैं तो जज साहब के बहाने दोनों को हाजिर करते हैं। जज साहब पूछेंगे क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं पूछा उन्होंने। तो तभी तो लिखा है कि ये जो कहानी है, सैड कहानी है, ये बहुत ही दुखांत कहानी है, इसका अंत पुलिस तक ही सीमित नहीं है। इसमें ये भी शामिल है, जज साहब जिन्होंने आपका रिमांड दी, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? ये इसका आपने मर्म भी समझना है, किस मर्म से कहा गया है, ठीक है। विदाउट एवर सीइंग द 2 men और सीमिंग टू क्वेश्चन द रैशनल ऑफ देयर डिमांड। और लगता है कि उन्होंने उनकी जो रिमांड तो समझ के बच्चों, जब पुलिस ऐसा होता है ना, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर उनको उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है। लेकिन अगर वो
उनके इंक्वायरी में उन लोगों की आवश्यकता है, फर्दर इंक्वायरी में, तो अब पुलिस को उनका रिमांड लेना पड़ता है, 2 दिन का, 3 दिन का, हफ्ते भर का, है ना। केस के मुताबिक जज साहब उसको रिमांड दे देते हैं। लेकिन रिमांड मांगने गए और इन जज साहब ने उन लोगों को देखा भी नहीं और इस पर भी सवाल नहीं किया कि आपका ये रिमांड मांगने का औचित्य क्या है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, रैशनल। ठीक है, अगर मुझे कहना, रैशनल का अर्थ होता है औचित्य, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ समथिंग। इसका मीनिंग होता है बच्चों एप्रोप्रिएटनेस ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड रैशनल। हाँ, ध्यान रखना, एक होता है रैशनल, ये रैशनल आपका नाउन है, और एक होता है रैशनल, इसका अर्थ होता है तर्क संगत, विवेक, विवेकी, नॉट विवेक, विवेकी। रैशनैलिटी का अर्थ होता है विवेक। मैन इज अ रैशनल बीइंग, एनिमल मत बोलना। मैन इज अ रैशनल बीइंग का तो जिसमें जानो। इंसान कैसा है? इंसान में विवेक है, इसका मीनिंग होता है कि इंसान विवेकी होता है। रैशनैलिटी इज विवेक। लेकिन रैशनल का अर्थ होता है औचित्य, किसी चीज का उचित होने का कारण। ठीक है आप, तो वो मांगने आए ना रिमांड, तो एक तो जज साहब के पास दोनों आदमी आने चाहिए थे, लाना चाहिए था उनको, और फिर जज साहब को उनको पूछना चाहिए था आपका व्हाट इज द रैशनल ऑफ आस्किंग फॉर देयर रिमांड। उनका रिमांड मांगने औचित्य क्या है? ऐसा क्या लंबा चौड़ा केस है आपको रिमांड मांगना है? भाई आपने वो किया, पकड़ो और हाजिर करो कोर्ट में, कोर्ट उनको सजा दे देगा। इन्होंने साहब बिना लॉकडाउन में जो है बिना परमिशन के दुकान खोल दी। ठीक है, कोई भी कोई काम करे और उसका औचित्य के ऊपर आपने सवाल उठाना हो तो फ्रेज बनता है टू क्वेश्चन द रैशनल ऑफ डूइंग समथिंग। ये फ्रेज बना बच्चों, ये कह रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। द जज शुड हैव क्वेश्चन द रैशनल ऑफ ग्रांटिंग देम रिमांड। किया नहीं, सीधा रिमांड दे दिया, पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं कौन है वो। और सीम का मतलब ऐसा लगा भी नहीं कि उन्होंने उनके रिमांड का रैशनल, उसकी औचित्य पूछा हो। अब समझ आ गया बच्चों, नहीं आया आपका? द सीरीज ऑफ इवेंट्स, अब जो घटनाओं का क्रम था, स्टार्टिंग विद द क्रूअल लॉकडाउन इन्फोर्समेंट मेथड्स। एक तो ये लॉकडाउन के जो नियम ये बढ़ सकते हैं। कोई गरीब आदमी जिसके कुछ भी नहीं हो रहा है, उसने दुकान थोड़ी सी खोल दी या थोड़ा देर तक खोल दी, बात कर, ये भी आपका जज साहब ने इसकी भी भर्त्सना की है कि इन्फोर्समेंट के मेथड्स बड़े खराब हैं। ठीक है, ऑन कंक्लूडिंग विद द अल्टरली ग्रूसम, अब ये बड़ा शानदार फ्रेज है, अटरली ग्रूसम एंड इंटायरली अवॉइडेबल डेथ्स। और ये डेथ्स आपकी ग्रूसम थी, ठीक है ना, विभत्स थी। अगर किसी को पीट पीट के मार दिया गया तो ऐसी मौत, ऐसा मर्डर आपका ग्रूसम कहलाता है। ये बड़ा सुंदर वर्ड है, 20 बार एग्जाम में आ रखा है। ठीक है, इसको कोलोकेट करो, ग्रूसम मर्डर या डेथ। ठीक है, विभत्स समझते हो? विभत्स जो देखने में बहुत ही शॉकिंग हो, समथिंग वेरी शॉकिंग, ये इसका मीनिंग होता है। कभी कभी शब्दों के शौक का हमको एक सदमा जैसा, धक्का जैसा लगना है, लेकिन इसका मीनिंग कोई चीज़ बहुत खराब हो जो देखने बहुत शॉकिंग हो। कोई एक्सीडेंट है, वहाँ खून खून पड़ा हुआ है, किसी गर्दन कटी हुई है, हाथ कट के अलग हो रखा है, तो इट इज़ अ ग्रूसम साइट। ठीक है ना आपका, तो ये शब्द आपको सबको आना चाहिए। ग्रूसम साइट, साइट का मतलब नज़ारा, ग्रूसम मतलब बहुत ही विभत्स, ध्यान रखना, विभत्स, है ना। आजकल मैंने हिंदी में थोड़ा शुरू किया है, तो देखता हूँ मैं हिंदी में टाइप होता ही नहीं होता है मेरे से, और पता होगा नहीं तो मेरे पे हंसना मत आप। विभत्स, हाँ बिल्कुल सही हो गया, विभत्स। देखो आप, तो जो दिखने में बहुत ही गंदा हो, खून खान हो, उसको कहते हैं ग्रूसम या विभत्स। ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ आपको, जैसे मर्डर किया किसी ने, किसी को गोली मारी, ठीक है, गोली उसके हार्ट में लगी, ज़्यादा खून भी नहीं आ रहा, आदमी मर गया, एक तो ये भी मर्डर है। और एक मर्डर हुआ तलवार से, जिसमें उसके जो है शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं, हाथ कट गया है, पेट फट गया है, उसके आंतड़ियाँ बाहर आ गई हैं, उसके लंग्स दिखाई दे रहे हैं, गर्दन रुड़ गई है, तो ये मर्डर कैसा कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका ग्रूसम। इट वॉज ए ग्रूसम मर्डर। अरे अब तो उसमें आ गया ग्रूसम मतलब, उसके सिनोनिम्स होते हैं ग्रिसली, सॉरी, ये इसमें पंगा, फिर उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, ग्रिसली, मैकाबर, बड़े शानदार वर्ड्स हैं, ये सबको आना चाहिए। घासली, ठीक है, या फिर गोरी, गोरी, मैंने किसी और वीडियो में इसका आपको मीनिंग भी कराया है। इट इज़ ए गोरी मूवी, इट मीन्स इट इज़ फुल ऑफ गोर एंड ब्लड। सबका मीनिंग होता है फुल ऑफ गोर एंड ब्लड।
ध्यान रखना, ठीक है। और गौर वह भी है, जैसे कोई जानवर जब किसी को खाएगा मार के, आदमी को या किसी और जानवर को, कोई जंगली जानवर, तो वो तो जिंदे को ही खा जाते हैं। आप मरने का इंतजार नहीं करते वो, थोड़ी बहुत सांस चल रही है और इधर से खाना शुरू कर दिया आप, तो अब क्या कहोगे आपका, है ना। आपका अगर कोई पिक्चर ऐसी हो जिसमें खूब खून खराबा हो, तो मैं कहूँगा दिस मूवी इज फुल ऑफ गोर एंड ब्लड, ठीक है। द टाइगर गोड द काउ, द बुल, है ना आपका, द गोट, तो टाइगर ने उसको खा गया, टाइगर उसको। बड़ा शानदार ये वर्ड्स हैं, सारे आपको आने चाहिए, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा, वो कह रहे हैं कि इसके कारण क्या हुआ कि ऐसे मर्डर हो गया आपके, ऐसे डेथ हो गई विच वर अटरली ग्रूसम, पीट के मारा होगा, एंड इंटायरली अवॉइडेबल, ऐसी डेथ थी जिसको अवॉइड किया जा सकता था। अरे भाई आपको उनके साथ बहस हो गई तो ठीक है, बहस हो गई तो हमने 2 डंडे लगा दिए, मारने की क्या जरूरत थी आप, और उनको केस बना के कोर्ट में पेश कर देते, जज साहब उसको सजा दे देते 3 महीने की मैक्सिमम के हिसाब से जो भी है। तो ये डेथ कैसी थी, अवॉइडेबल, जिनको मतलब रोका जा सकता था, उनको अवॉइड किया जा सकता था। इट्स ए साइन, और ये किसका साइन है कि दैट वी आर लिविंग विद अ कम्प्लीटली ब्रोकन सिस्टम ऑफ लॉ एंड लॉ इन्फोर्समेंट। ये कहीं आपके ऐसे वगैरह में पूरा का पूरा ऐसे कैसे आएगा, वी आर लिविंग विद अ कम्प्लीटली ब्रोकन सिस्टम ऑफ लॉ इन्फोर्स, जो हमारा लॉ इन्फोर्समेंट का जो सिस्टम है इट इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन, ये पूरा टूटा हुआ है, ये ढांचा ही पूरा टूटा हुआ है, इनकी सिखलाई ठीक नहीं है, ठीक है ना। इनका सेंसिटाइजेशन किया जाना चाहिए वापस, इनको संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। तभी तो उदाहरण दिया, कभी ऐसे आगे ये चीज़ें लिखना आप कि ये काम अंग्रेज किया करते थे हिंदुस्तानियों पे जब हम गुलाम थे, ठीक है। वो चले गए और पुलिस वालों ने उसको अपना लिया है। कितनी डेथ्स होती हैं हमारे देश में, क्यों किसी की डेथ होनी है आप बताओ, हैं? आज पुलिस वाले 8 मारे गए, एक उसमें इनकाउंटर में पुलिस वालों का इनकाउंटर हो गया, तो वो भी तो खराब बात है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको मौका मिले तो वो भी किसी को ठोकें, निर्दोष को तो कम से कम नहीं ठोकना है। तो ये आपको आना चाहिए लिखना आप, ठीक है। अब आगे चलिए, जस्ट आपने सेकंड हेडिंग में लिखा, ये आपको आगे नहीं आया कि ये इस बात का साइन है, ठीक है ना। अगर आपने ये ऐसे इसने अपने आप बनाओ, ऐसे में काम आएगा, ठीक है ना। द डेथ ऑफ दिस फादर सन डियो इज अ साइन, ऐसे लिखो, द डेथ ऑफ दिस फादर सन डियो इज अ साइन दैट वी आर लिविंग विद अ कंप्लीटली ब्रोकन सिस्टम ऑफ लॉ एनफोर्समेंट। हमारा लॉ इन्फोर्समेंट का जो सिस्टम है ये पूरी तरह से टूटा हुआ है, ये टूटा माना जाएगा। आप कानून अपने हाथ में लेते हो, अपने कानून के दायरे से बाहर जाके काम करते हो, बेकसूरों की डेथ हो जाती है, कितनी खराब बात होती है ना। बड़ा शानदार है। नेक्स्ट उसमें आओ, एंडेमिक टू पुलिस कल्चर। अब जैसा आपने हेडिंग लगाई, इसका अर्थ ये है, एंडेमिक करता तो कोई चीज़ जो है किसी सेक्शन तक या किसी स्थान तक सीमित हो, ये वर्ड सबको आना चाहिए। एंडेमिक, एंडेमिक मीन्स रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन एरिया और ग्रुप, कोई भी चीज। अगर आपने कहा ये जो है कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे दिस प्रॉब्लम इज एंडेमिक टू दिस कॉलेज, तो ये इसी कॉलेज तक सीमित है, ये हर जगह नहीं है आप, ठीक है। तो ये जैसा आप ये कह रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये आपका ये पुलिस कल्चर का पार्ट है, पुलिस कल्चर में ये आपको मिलेगा। जैसे कोई बीमारी है, वो बीमारी का हर जगह नहीं है, एक ही रीजन में है, तो मैं कहूँगा दिस डिजीज इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये बीमारी और कहीं नहीं होती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में होती है। तो एंडेमिक बहुत अच्छा वर्ड है, 3 वर्ड है, एंडेमिक, पेंडेमिक और एपिडेमिक। एपिडेमिक का तो होता है जो ऐसी महामारी जो बहुत बड़े भाग में फैल जाए, तो एपिडेमिक हो गई आपकी, है ना। एपिडेमिक जैसे कोलेरा आपका एपिडेमिक, महामारी, ये एपिडेमिक है, ऐसी बीमारी जो एक देश के बहुत बड़े भाग में फैल जाए, ठीक है। और एक होता है पेंडेमिक, अभी ये जो आपका चल रहा है कोविड का, इट इज अ पेंडेमिक, हर जगह इसके, ये एपिडेमिक नहीं है, पेंडेमिक है, क्योंकि एक देश के अलावा दूसरे देशों में हर जगह फैल गया है, तो पेंडेमिक है। एन एपिडेमिक विच स्प्रेड्स टू लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज, ठीक है ना, तो उसको कहते हैं पेंडेमिक। और एंडेमिक कोई भी चीज़ जो एक पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित हो, दैट इज कॉल्ड एंडेमिक। तो जल्दी कीजिए बच्चों, बहुत लंबा है ये, ध्यान रखना, बहुत लंबा है ना। तो तमिलनाडु पुलिस हैज़ एक्वायर्ड नोटोरिटी, ना आपका नोटोरिटी जो है बहुत शानदार वर्ड है, ठीक है ना। एक वर्ड होता है नोटोरियस, ये तो आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कई बार, आपका कुख्यात,
तो किसी चीज़ का कुख्यात होना कहते हैं नोटोरिटी। और ये खाली इसका नहीं है, ये हर जगह की पुलिस ने ये नोटोरिटी को एक्वायर किया है। एक्वायर में प्राप्त करना, कुख्यात हो गए वो। जैसे होता है ना आपका फेमस का उल्टा, ना फेम का उल्टा नोटोरिटी। तो तमिलनाडु पुलिस ने ये एक्वायर किया है, प्राप्त कर ली है कई दशकों से, है ना। किसके कारण? फॉर एम्प्लॉइंग टॉर्चरस मेथड्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट। उन्होंने ये लॉ इन्फोर्समेंट के तरीके को अपनाने के लिए, लागू करने के लिए उन्होंने टॉर्चरस मेथड इस्तेमाल किए हैं, यानी यातनाओं वाले तरीके इस्तेमाल किए हैं लॉ इन्फोर्समेंट में। तो लॉ तो ये आपको इजाज़त नहीं देता कि टॉर्चर करो, लेकिन वहाँ की पुलिस को आदत बन गई। आप ये पूरा फ्रेज बात शानदार है आप जैसे, ठीक है। और इसको थोड़ा चेंज करके लिखूँ तो क्या कहूँगा आपका? टू, इसमें क्या वर्ड लिखा था उन्होंने? एम्प्लॉय। ओके, तो एम्प्लॉय मतलब लागू करना। टू एम्प्लॉय टॉर्चरस मेथड्स फॉर लॉ इन्फोर्समेंट। कितना शानदार फ्रेज है आप, कि लॉ को लागू करने के लिए आप यातनाओं वाला तरीका अपना रहे हो, विच इज़ नॉट करेक्ट। और इसमें तमिलनाडु पुलिस जो है वो बदनाम हो रखी है आप, ठीक है। और ये टॉर्चरस का अर्थ होता है कि जिसमें ये टॉर्चरस बना बच्चों वर्ड आपका। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक वर्ड है आपका टॉर्चुअस। हाँ, याद रखना, ये आपस में कन्फ्यूजिंग वर्ड्स हैं। टॉर्चुअस का तो बच्चों कि जिस सड़क के लिए कहते हैं ये, या किसी सर्किट के लिए जिसमें बहुत सारे घुमाव हो, इस टॉर्चुअस का अर्थ होता है सर्क्यूटस। सर्क्यूटस, जिसको प्रोनाउंस भी ढंग से करना, सर्क्यूटस ध्यान रखना, ठीक है। सर्क्यूटस का अर्थ होता है हैविंग टू मेनी बेंड्स, जिसमें बहुत सारे मोड़ हों, उसको कहते हैं सर्क्यूटस, ठीक है। टॉर्चुअस, तो रोड कैन बी टॉर्चुअस एंड पुलिस वाले कैन बी टॉर्चुरस, ये ध्यान रखना आप। और मेथड्स कैन बी टॉर्चुरस, टॉर्चुअस टॉर्चुरस, कन्फ्यूजन नहीं होना, ध्यान रखना। टॉर्चुअस दोनों का रूट में एक ही वर्ड है, टॉट। कभी इसके आपको वोके में कराऊंगा, टॉट का मतलब बैंड करना होता है, ठीक है। मेंडरिंग, सर्पेंटाइन, इसके सिनोनिम है। सर्पेंटाइन जो सांप की तरह घूमी हुई हो, दिस सर्पेंटाइन गोज टू, रोड गोज टू मनाली, क्या नाम? द रोड वॉज वेरी टॉर्चुअस, ठीक है। रोड वॉज टॉर्चुअस मीन्स रोड पे बहुत सारे बैंड थे, तगड़े मोड़ थे, ठीक है। आई होप कि मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ। तो कभी इसमें कन्फ्यूजन होना चाहिए, टॉर्चुअस क्या होता है, टॉर्चुरस क्या होता है, ठीक है। याद करने का तरीका है, मन में सोचना है। टॉर्चर अगर आपको आता है, ठीक है ना, तो टॉर्चर से टॉर्चुअस बना तो कोई दिक्कत की बात है नहीं आपको, ठीक है ना आपका। और टॉर्टुअस का अर्थ होता है कि जिसमें बहुत सारे घुमाव हों, बहुत सारे मोड़ हों, वो रोड सर्किटस हो। कभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का सर्किट देखा आपने, बहुत सारे उसमें घूमते रहते ना आपके, तो वो उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारे घूम हो। एनीवे, मेथड्स ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट ड्यूरिंग माई टेन्योर, टेन्योर को मतलब आपकी अवधि, जब जज साहब थे वहाँ चीफ जस्टिस मद्रास हाई कोर्ट के तमिलनाडु में, है ना। सेवरल केसेस इन दिस रिगार्ड वर ब्रॉट टू द कोर्ट, कोर्ट में ऐसे बहुत सारे मामले आए, बट दिस इश्यू इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू तमिलनाडु अलोन। फिर वो जज साहब ये भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु के अंदर ही आपका पुलिस टॉर्चर करती है। टॉर्चर इज इन फैक्ट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पुलिस कल्चर। ये बड़ा शानदार, ये ऐसे कोलोकेशन को पकड़ के पूरा ऐसे याद कर लो, इंटेग्रल का अभिन्न, कि ये सारी पुलिस कल्चर का, चाहे यहाँ की हो, विदेश की हो, या किसी और स्टेट की हो, लगता है कि पुलिस कल्चर का ये एक अभिन्न हिस्सा बन गया है कि टॉर्चर करो ऑल ओवर द कंट्री। जज साहब ने कंट्री के बाहर की बात नहीं की, लेकिन ऑल ओवर द कंट्री सबका है। ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु तक ही सीमित नहीं है, इसमें आ गया एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पुलिस कल्चर। तो आप कैसे लिखोगे ऐसे में, किसी ऐसे में लिखना हो तो टॉर्चर हैज बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ पुलिस कल्चर। इंडीड, वास्तव में, इट वुड नॉट बी अमिस, अमिस मीन्स रॉन्ग, ये बहुत शानदार वर्ड है अमिस, इसको भी आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। आपका अमिस का अर्थ होता है रॉन्ग, गलत, विच इज नॉट करेक्ट। टाइप में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आप ठीक कर लें, ठीक है। ये बहुत शानदार वर्ड है और मुझे याद है, इसको इसके साथ में आपको जोड़ के याद करना पड़ेगा, रेमिस के साथ में। मैं इसके आपको एक दो प्रयोग बताता हूँ। मैंने छोटे बच्चे खेल रहे थे,
और आपको पता है छोटे बच्चे जब कुछ बदमाशी करके कुछ नुकसान कर देते हैं तो सब चुप होकर बैठ जाते हैं, ये तो बहुत हल्ला मचाते हैं। छोटे बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल के। तो एक आदमी ने कहा, मैंने इनका चेहरा देखा तो आई कुड सेंस दैट देयर वाज समथिंग अमिस, ठीक है ना। तो उसने क्या क्या कहा, आई सेंस्ड, सेंस का मतलब इसका अनुभव होना, मेरे को थोड़ा सा इसका सेंस आया, ऐसा लगा, आई सेंस्ड समथिंग अमिस व्हेन आई लुक्ड एट देयर फेसेस। मैंने उनके मुंह देखे तो मुझे लगा कुछ ना कुछ गलत हुआ। तो बड़ा शानदार वर्ड है आपका अमिस, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और ये छोटे हो जो बड़े हो, सब कैसे होते हैं। बड़े ने कोई गलती की है और पापा घर में आएंगे तो चेहरा उसका अलग टाइप से होगा, पापा को लग जाए कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, किसी ने किसी लड़ाई करके आया, घर वाले कहीं से बाहर से शिकायत लेके आए हैं और माँ अभी थोड़ी देर में फिर रिपोर्ट देगी आराम से। आई सेंस समथिंग अमिस व्हेन आई लुक्ड एट देयर फेस। अमिस का मतलब आपका रॉन्ग, ठीक है। इट वुड नॉट बी अमिस टू आर्ग्यू, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा आर्ग्यू करना गलत नहीं होगा। आप इस फ्रेज को लिखा दो। इस फ्रेज कैसे बनाओगे, मैं उसका भी आपको प्रयोग बताता हूँ। तो इसका प्रयोग जनरली नेगेटिव में होता है, ये भी आपको समझा देता हूँ। तो इसको ऐसे फ्रेज बनाओ, इसके आगे नोट भी लगा दो। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ऐसा आर्ग्यू करना, ऐसी बहस करना गलत नहीं होगा, ये आपने सीखना है। अभी कौन सी ग्राउंड सिखाएगी बताओ आपको, ये वाला प्रयोग मुझे बता देना आप। दिन भर हम संडेस करेक्शन लगे रहते हैं, संडेस करेक्शन के अलावा एग्जाम में कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। आप अगर मुझे कहना है ऐसा सोचना गलत नहीं होगा कि चीन हम पे अटैक कर सकता है कुछ भी, तो मैं कहूँगा, क्या कहूँगा, ऐसे कहूँगा, इट विल नॉट बी अमिस टू से दैट चाइना कैन वेज अ वॉर अगेंस्ट अस, हमारे खिलाफ वो युद्ध, और ये वेज ए वॉर भी आपको फ्रेज के रूप में आना चाहिए, ठीक है। तो आगे आपका अमिस का प्रयोग है नहीं, अमिस मीन्स रॉन्ग, ठीक है ना, बड़ा शानदार प्रयोग है। मैं जो कह रहा था आपको, एक वर्ड है रेमिस, ये दोनों एडजेक्टिव है, अमिस भी और रेमिस भी, ये भी एडजेक्टिव है, ध्यान रखिए, पार्ट ऑफ स्पीच सबका क्लियर होना चाहिए। लेकिन इसका मीनिंग होता है केयरलेस, केयरलेस। जब मैं कॉलेज में था तो हम कैसे याद करते थे इनको कंपटीशन के लिए, तो आपको समझा रहा हूँ आपको। तो हमने उसको कैसे याद किया, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। दोनों एमिस रेमिस याद ही नहीं होते थे, 20 बार याद करते थे फिर भूल जाते थे, क्या किया जाए। तो ध्यान से सुनो, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, हमने कैसे याद किया वो तरीका आप भी अपना लें। जब किसी वर्ड के आगे आरी री लगता है तो उसका अर्थ होता है अगेन। तो हमने इसको ऐसे बनाया, मिस का मतलब कोई गलती हो गई आपसे, आपने कोई चीज़ मिस कर दी, लेकिन री मिस की है तो फिर आपकी वो लापरवाही है। मतलब एक बार आपने गलती की है तो ठीक है, अगर दोबारा गलती लापरवाही है या नहीं ये याद हो गया आप, तो इसका मीनिंग हो जाएगा केयरलेस। मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, भाई आपने कोई गलती की, लेकिन इसमें री लगा, री का मतलब वो गलती आपने दोबारा दोहराई। तो कोई अगर गलती एक बार कर ले तो वो माफ़ी के लायक है, लेकिन उसी गलती को दोबारा करेगा तो केयरलेस माना जाएगा नहीं माना जाएगा। बस यही एक हिंट है जिसे आप याद कर सकते हो ना, ये जीवन भर याद नहीं होगा, ध्यान रखना आप। ये नामोनिक्स है इसका, पता नहीं अभी समझ आया कि नहीं। तो एमिस का अर्थ होता है रॉन्ग और रेमिस रेमिस का अर्थ होता है केयरलेस। ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, आपने मन में सोचो, विचार करो। सर ने क्या बताया कि किसी वर्ड के आगे आरी लगता है तो उसका मीनिंग होता है बैक या अगेन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने दोबारा वो गलती दोहरा दी। अगर आपने गलती दोहराई है तो फिर उसके लिए आप केयरलेस हो, तब हो गई आपका। पहली बार में गलती तो सब माफ़ कर देते हैं। प्रयोग कैसे करोगे, ये प्रयोग बता रहा हूँ, फ्रेज बता रहा हूँ, बी रेमिस ऑफ समबडी टू डू समथिंग। आपने कोई कार्रवाई, कोई काम किया और गलती होगा, नेचुरली हो, ठीक है ना। अगर मैं आपको ये कहूँ कि पार्टी वेयर एक खास आदमी को बुलाना छूट गया, आप 2 दिन बाद में याद है, पार्टी खत्म हो गई, 2 दिन बाद में याद आ रहा है उनको नहीं बुलाया आपने, अब सब आपको घरें दे रहे हैं, मैं क्या कहूँगा, इट वॉज वेरी रेमिस ऑफ यू। अब इसमें एमिस नहीं आएगा, ध्यान रखना आप, इट वॉज वेरी रॉन्ग ऑफ यू, ये रेमिस ही आएगा, इट वॉज, और जो वेरी लगाना जरूरत नहीं है, मैं वेरी हटा देता हूँ, इट वॉज रेमिस ऑफ यू। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपकी केयरलेसनेस है। इट वॉज रेमिस ऑफ यू टू हैव नॉट इन्वाइटेड हिम, टू हैव नॉट इन्वाइटेड हिम, उसको नहीं बुलाना आपकी लापरवाही है। लापरवाही, गैस की लिस्ट बनानी चाहिए थी, एक एक को टिक करो, बुलाया कि नहीं बुलाया आप। तो ये बहुत शानदार वर्ड है, ठीक है ना आपका,
रेमिस मीन्स केयरलेस। और अगर मैं आपको कि ही वॉज डैश डैश इन हिज ड्यूटीज, क्या बोलोगे आप? ड्यूटीज में आदमी क्या रॉन्ग थोड़ी होगा, ये प्रयोग होगा भी नहीं। ड्यूटीज में आप केयरलेस होते हो, है ना, काम आपका गलत हो सकता है। ही वॉज रेमिस इन हिज ड्यूटीज, ही वॉज केयरलेस इन हिज ड्यूटीज, है ना। ड्यूटीज में कोई आदमी किसी काम को गलत हो सकता है, ड्यूटीज में आप केयरलेस होते हैं, यहाँ पर आपका वो केयरलेस आएगा, ये ध्यान रखना। एनीवे, इट वुड नॉट बी एमिस टू आर्ग्यू, मतलब ये आर्ग्यू करना, ये बहस करना, ये बोलना गलत नहीं होगा दैट दिस कल्चर इन इंडिया टुडे इज रेमिनिसेंट। अभी बड़ा शानदार फ्रेज है, माय गॉड, तो पूरा फ्रेज काम का देखो आप। इस रेमिनिसेंट का अर्थ होता है जो किसी चीज की याद दिलाए। और आपको मैंने कहा है फ्रेज में इस आरिंग की जगह भी लगा दो। अगर आपने कहना हो कि ये जो क्या था, ये नाम इनका जो भी है, फादर सन ड्यूओ, कि इनका जो आपकी टॉर्चर होके इनकी डेथ हुई है, इट इज रेमिनिसेंट ऑफ द ब्रूटेलिटी ऑफ द कॉलोनियल पुलिस फोर्सेस। ये उनकी याद दिलाती है, कॉलोनी समझ गए आपके, कि जब हम अंग्रेजों के शासन में थे, ठीक है, तो वहाँ की जो पुलिस फोर्सेस जो आपकी ब्रूटेलिटी, पाशविकता थे ना आपका, वो दिखाते थे, उसकी याद दिलाने वाली है। तो रेमिनिसेंट का अर्थ होता है किसी चीज़ की याद दिलाना, ठीक है आपको। बड़ा शानदार फ्रेज है। और एक्चुअली ये वो बना हुआ है रेमिनिस से, और रेमिनिस का अर्थ होता है टू रिकलेक्ट या कलेक्ट, किसी चीज़ को याद करना आप। इफ आई से ही वाज रेमिनिसिंग, और ये पास के बारे में होता है, फ्यूचर के बारे में नहीं होता है, याद रखना आपको। रेमिनिस वर्ड का इस्तेमाल आपने पास की घटनाओं को याद करने के लिए करना है। पॉन्डर, रेमिनिस, इनका ध्यान रखना। ही वॉज रेमिनिसिंग अबाउट हिज पास्ट, तो अपने पास्ट के बारे में वो सोच रहा था, याद कर रहा था घटनाओं को, मैंने ये किया वो किया, है ना, ठीक है। और ये अच्छा बुरा दोनों हो सकता है रेमिनिसेंट, कोई जरूर नहीं है आपका। ब्रूटेलिटी मीन्स पाशविकता, है ना, उनका पाशविकता, पशुओं जैसा आपका व्यवहार। और कॉलोनियल पुलिस से तो आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो लोगों पे जुल्म करते थे, ये जुल्मकारी भी हो जाएगा, ब्रूटेलिटी, जुल्म, ठीक है। इसमें आया कि नहीं आप? एक ने पार्टी दी, उसने कहा यार ये पार्टी मेरे दादू से दिया करते थे, कि दिस पार्टी इज रेमिनिसेंट ऑफ द पार्टीज विच माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू थ्रो। पार्टी को थ्रो किया जाता है, और मेरे दादू से ऐसी ही पार्टी दिया करते थे, शानदार। दिस पार्टी, कितना कुछ सीख सकते हैं। दिस पार्टी इज रेमिनिसेंट ऑफ द पार्टीज विच माई ग्रैंडपा यूज्ड टू थ्रो। खाने की पीने की कोई कमी नहीं है, आप बड़ा शानदार, रेमिनिसेंट ऑफ। आप किसी गांव में गए और वर्षों से अपने गांव नहीं गए, किसी और के गांव में गए, आपने कहा यार यहाँ गांव में आया हूँ, इट इज़ रेमिनिसेंट ऑफ माई लाइफ इन माई विलेज, मेरे को उसकी याद दिलाती है, बड़ा शानदार है। आई होप कि इसमें आ गया होगा, ठीक है। ये जो ब्रूटेलिटी पुलिस ने की है ना, ये कॉलोनियल पुलिस फोर्सेज द्वारा किए जाने वाली, है ना, आपका पाशविकता का याद दिलाती है। दैट वी आर सो कीन टू फॉरगेट, और इसको हम भूलना चाहते हैं, इस कॉलोनियल पुलिस फोर्सेज की ब्रूटेलिटी को हम भूलना चाहते हैं, और खुद की पुलिस से कर रहे हैं और उसको सहन कर रहे हैं। ऑफिशियल डेटा ऑल्सो एक्सेप्ट दैट पुलिस टॉर्चर इज अ रियलिटी। इतने समझ से इतनी सारे घटनाएं हुई हैं, उनका डेटा आया है ना, सांख्यिकी आई है, तो ये बताती है कि पुलिस टॉर्चर ये रियलिटी है। ऐसा नहीं है कि एक दुका केस है, ये बिल्कुल वास्तविकता है। बट द क्वालिटी ऑफ सच डेटा इज ऑलवेज सस्पेक्ट। देखिए जो ये डेटा की जो क्वालिटी है, किस तरह का डेटा आता है इसके बारे में, इस पर शक होता है। मतलब इस कहने मतलब जैसा आपका है, बहुत सारी घटनाएं होती है वो रिपोर्ट ही नहीं होती। तो परवेसिवनेस ऑफ पुलिस टॉर्चर, ओहो कितना शानदार, देखो आप। परवेसिवनेस का अर्थ होता है कि जो हर जगह व्याप्त हो। पुलिस टॉर्चर की व्याप्तता, मतलब खाली ऐसे नहीं तमिलनाडु में, अरे हर जगह मिलेगा, बिहार में पुलिस, यहाँ पर महाराष्ट्र में, राजस्थान में, हर जगह, उसे कहते हैं परवेसिव। परवेसिव ये शब्द का अर्थ होता है, नाउन हो गया परवेसिव। परवेसिव का अर्थ होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, ये इसका मीनिंग होता है, चलो हर जगह मौजूद हो, ऐसे आप। और ये परवेट से बना हुआ है, परवेट इसका वर्ब है, ठीक है।
इफ आई से एयर इज ऑल परवेसिव, तो इसका अर्थ है हवा हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है। तो कणों के बीच में भी हवा मिलेगी। एयर इज ऑल परवेसिव, है ना। और प्रिवेट का तो होता है टू बी प्रेजेंट, ये इसका मीनिंग होता है टू बी प्रेजेंट, टू बी प्रेजेंट, ठीक है। तो जज साहब जो लिख रहे हैं वो ये लिख रहे हैं द परवेसिवनेस ऑफ पुलिस टॉर्चर, यानी पुलिस टॉर्चर का हर जगह होना, उसकी क्या ना आपका व्यापकता, इज बेस्ट अंडरस्टूड इन द कंपेलिंग केस। कंपेलिंग केस, बहुत ही कंपेलिंग केस का तो बहुत ही जो आपको आपके ऊपर प्रेशर डाले ऐसे केस फाउंड इन रिपोर्ट्स मेड बाय एनजीओज एंड ऑब्जर्वर्स ओवर द ईयर्स। एक्चुअली ये काम एक आधा होता है तो कोई इस तरह कोई आर्टिकल लिखता है तो वो ध्यान नहीं आता। कई देश में अभी भी कई लोगों को पता ही नहीं होगा कि तमिलनाडु में ऐसा केस हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो जज साहब कह रहे हैं कि ये आपको उनमें मिलता है। एनजीओज बहुत सारे काम करते हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और या फिर जो है आपके सिविल सोसाइटी वाले अपनी सोसाइटी बन के काम कराते हैं, वो कई बार इनका जिक्र करते हैं और ये इनको फिर ये वो रिकॉर्ड होती हैं। एशियन सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स में एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोग करते हैं, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये लोग फिर इनको उजागर करते हैं। तो वहाँ आपको मिलेंगे इनका जबरदस्त दिल को छूने वाली। कंपेलिंग का मतलब यहाँ पर किसी को प्रेशर डालना नहीं है, ध्यान रखना आप। हाँ देखो शब्दों बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि किस तरह से कंपेलिंग का मीनिंग चेंज हुआ है। कंपेल का अर्थ होता है किसी आदमी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, इसका फ्रेज बनता है टू कंपेल समबडी टू डू समथिंग, ये इसका फ्रेज बनता है, ठीक है। एक आदमी का मैं आना नहीं चाहता बट ही कंपेल्ड मी टू कम हियर, इफ आई से कंपेल्ड मी टू कम हियर, तो उसने यहाँ आके मेरे को यहाँ आने के लिए मेरे को मजबूर किया। आपका ही कंपेल्ड मी टू ड्रिंक, सबके प्रयोग आपको आराम से आने चाहिए। लेकिन कोई स्टोरी अगर कंपेलिंग है तो आपके वो आपको मूविंग है, इज मूविंग, ठीक है ना, आपका शॉकिंग। ध्यान आप, मैं इसको आपको डिक्शनरी दिखाने की कोशिश करता हूँ किस तरह शब्दों के अर्थ बदलते हैं। ये कोई आपकी इंग्लिश की ग्रामर आपको नहीं सिखा सकती, ये तो आपको पढ़ के ही आएगा बच्चों। अब मुझे पता नहीं है ये इसमें है नहीं है। कंपेलिंग की मीनिंग है स्ट्रॉन्ग, एक्साइटिंग, कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस भी होता है तेरना आपका, स्टोरी भी कंपेलिंग होती है। कंपेलिंग जिसको आपको जो आपको मजबूर करे कि यार इसको सुनना पड़ेगा, याद रखना आपको। तो कंपेलिंग इसलिए क्योंकि वो आपको मजबूर कर रही है। एक सेकंड बच्चों, सारे गड़बड़ हो गया क्या? चलो क्या लिखा? आई फाउंड द फिल्म वेरी कंपेलिंग, इसका मतलब वेरी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड मेकिंग यू टू वांट टू वॉच एंड लिसन। तो ऐसी कोई चीज़, कहानी हो, रिपोर्ट हो विच इज़ वेरी कंपेलिंग, तो आपको मजबूर करती है कि इसको सुना जाए। तो भाई मेरी बात समझ आपका? तो यहाँ पर कंपेल का वो वाला मीनिंग नहीं है जो इसका नॉर्मल मीनिंग है। कंपेल का मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, वो इसका मीनिंग नहीं है। अब मीनिंग इसका चेंज हो गया, ध्यान रखना आप, ठीक है। इट वॉज ए वेरी कंपेलिंग स्टोरी एंड आई हर्ड इट कंप्लीट, और मैंने इसको पूरा सुना। एनीवे, तो इनकी ये जो इनके रिपोर्ट नाम लिखे हैं एनजीओज के, ऑब्जर्वर्स के और एशियन सेंटर ह्यूमन राइट, ये वो इनके जो डेटा उनमें देखो आप, द डेटा ऑन टॉर्चर शो, वो क्या शो करेगा डेटा, आंकड़े, इट इज़ नॉट ओनली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियाज पुलिसिंग कल्चर। बहुत अच्छा लिखा है, ये केवल इंडिया के पुलिस कल्चर का ही इंटीग्रल पार्ट नहीं है। इन सम इन्वेस्टिगेशंस, कुछ आपके जो खोजें हुई हैं, इन्वेंशन हुए हैं, ठीक है ना, सच एज टेरर केसेस, इट इज़ ट्रीटेड एज द सेंटर पीस। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, खास करके टेरर केसेस में। सेंटर पीस का अर्थ क्या होता है? जिसकी तारीफ होती है और उसका कहीं जिक्र होता नहीं है। ये तो ह्यूमन राइट्स वाले चिल्लाते रहते हैं, भाई ऐसा मत करो, अब सब जगह ऐसा होता रहेगा तो हमारी जो सोसाइटी है वो इतनी निरसंस ब्रूटल बन जाएगी कि आदमी को मारते हुए दोबारा सोचेगा नहीं वो। सेंट्रल पीस का तो समथिंग इंपॉर्टेंट, उसको सेंट्रल पीस माना जाता है, खास करके टेरर केसेस में। पकड़ा ठोका, किसको ठोक रहे हो, कौन ठोक रहा है, कोई पता नहीं आप, बस। द फैक्ट इज दैट द करंट लॉज फैसिलिटेट उसको सुगम बनाना। एक्चुअली वो कह रहा है कि जो करंट लॉज है ना आपका, वो ऐसे टॉर्चर को सुगम बना, सुगम मतलब सुगम समझते जिसको किया जाना आसान होगा।
अरे भी फैसिलिटेट सच टॉर्चर का अर्थ होता है बच्चों, फैसिलिटेट का अर्थ होता है किसी चीज को आसान बनाना। बड़ा अच्छा शब्द है। दो लोगों के बीच में काम करना, तो भाई मैंने काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम ओनली अ फैसिलिटेटर, तो मैं आपका काम आसान कर रहा हूँ, बाकी काम तो आपने करना है, मैंने मिलाना था मिला दिया। ठीक है, टू मेक, ठीक ना, टू मेक समथिंग इजी टू डू, ये इसका मीनिंग होता है किसी चीज को सुगम बनाना, करने के लिए आसान बनाना। तो क्या कर रहे हैं, जो करंट लॉज हैं, आज के हमारे नियम है, ऐसे टॉर्चर को आसान बनाते हैं। फिर जज साहब ने उदाहरण दिया है, सच एज थ्रू द एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशंस एज एविडेंस। और जो कन्फेशन वो करते हैं ना आपका टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज में, उसको एविडेंस मान लिया जाता है, जबकि बाकी मामलों में उनके द्वारा दी गई जो कन्फेशंस होते हैं वो कोर्ट में जाके नकार सकते हैं, लेकिन इन एक्ट में वो अपने कन्फेशन को, उन्होंने जो अपने अपराध की को स्वीकार किया है उसको वो नकार नहीं सकते। एडमिसिबिलिटी का अर्थ होता है मान्यता। और थोड़ा बहुत नॉलेज भी हमको आना चाहिए कि जैसे आपने कोई साधारण केस में जिसमें आपके ये वाले एक्ट नहीं लगे, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्ट नहीं लगे हुए हैं, टाटा फाटा बता रहा हूँ आपको, तो उस केस में पुलिस वाले ठोकते हैं, लेकिन ठोकने से पहले हाँ भर देते हैं, तो जज साहब के सामने लेके आते हैं। ठीक है, मैं आपको साथ में ये नॉलेज भी दे रहा हूँ, बहुत सारा नॉलेज वाला भी काम है। जज साहब कहते हैं भाई आपने यहाँ भरी है और उसमें साइन किए हैं, कहता है वो तो डर के मारे मैंने जज साहब साइन किया है, तो उसकी एविडेंस खारिज होगी। इन केस में तो ठोक के वो कन्फेशन ले लेते हैं और फिर वो मान्य हो जाता है कोर्ट में। तो कितना बड़ा है देखो आप, ये भी तो टॉर्चर है। ठोक के किया है, कन्फेशन ले लिया, बस हो गया, आप मान लेते हैं मैंने ये बम गिराया, पहले उसने बम ना गिराया। एनीवे, आई होप कि आपको समझ आ गया। एडमिसिबिलिटी ऑफ कन्फेशन का अर्थ होता है और उसको एज एविडेंस। अदरवाइज जो आपने साधारण केस में पुलिस ने पकड़ा, उनको डराया धमकाया, उन्होंने हाँ भर दी, तो कोर्ट में जाके वो जज साहब के सामने मना कर सकता है। लेकिन इन एक्ट के तहत टाटा फाटा के नीचे आप उसको नकार नहीं सकते, उस आपके कन्फेशन को एविडेंस मान ले जाता है। तो कह रहे हैं ये खाली पुलिस ही नहीं है, हमारे कानून भी ऐसे ही हैं। तभी तो लिखा है कि हमारे जो करंट लॉ है दे फैसिलिटेट सच टॉर्चर, ऐसे टॉर्चर फैसिलिटेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, उनको ठोको और कन्फेशन ले लो, काम खत्म। तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए हमारी आंखें खोलने वाला। हमको तो पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, अंडर द ट्रेडिशन ये वाला। आई होप कि आपको समझ आ गया। विच कंटिन्यूज रिफर्बिस्ड, अब आपको कि टाटा तो खत्म हो गया, लेकिन महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट जो है इसका ये रिफर्बिस्ड, मतलब थोड़ा सा चेंज करके नया बनाया हुआ एक कानून है, वो टाटा ही एक तरह का, ये इनको लिखा हुआ है। और रिफर्बिश बड़ा आपको आना चाहिए। रिफर्बिश का होता है उसको दोबारा रेनोवेट करना, नया बनाना, टू मेक न्यू। ठीक है ना आपका, जैसे आपने कहा ना यार ये वॉशिंग मशीन नहीं है, कि नहीं तो नहीं पुरानी है, बिल्कुल नई जैसे लग रही है, तो उसको इट इज़ रिफर्बिश्ड, जिसको बिल्कुल सारा कचरा साफ कर दिया गया, कलर दोबारा कर दिया, नया जैसा लगेगा आपको। तो कोई भी कानून को, टाटा को अगर आपने थोड़ा सा चेंज किया और उसको रिफर्बिश कर दिया, तो जैसा विधि कह रहे हैं ये टाटा जो है कुछ नहीं है, ये रिफर्बिश्ड लॉ है महाराष्ट्र का जो भी करंटली लागू है। रिफर्बिश में दोबारा जो पुराने को नया बना के, डिक्शन में इसको आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ रिफर्बिश को। ठीक है, रिफर्बिश का तो किसी पुरानी चीज़ को नया बनाना। ठीक है, ये रिफर्बिश्ड है, ये आपका लैपटॉप नया नहीं है, इट इज़ रिफर्बिश्ड। कोई बिल्डिंग कोई भी चीज़ हो आपका, कोई जरूर नहीं कि आपका मकान के लिए करोगे आप, ठीक है। कितनी सारी वोकेब सीखने की जरूरत पड़ती है हमको, और अंदर बाहर से वो इतना बढ़िया कर दिया जाता है कि बिल्कुल नया नज़र आता है। अब इसे मकान का रेफरेंस दे रखा है, लेकिन जरूर नहीं है मकान का हो। टू मेक अ बिल्डिंग लुक न्यू एंड ब्राइट अगेन, आप समझ में आ गया। द डेवलपर्स रिफर्बिश द हाउस इनसाइड एंड आउट, तो डेवलपर्स जो है उन्होंने घर को अंदर बाहर से बिल्कुल टनाटन कर दिया, उसको एकदम नया जैसा कर दिया। तो मैंने कहा ये लैपटॉप नया नहीं है, ठीक है ना, बट ये इट इज़ रिफर्बिश्ड। ठीक है, और ये टाटा वाटा में दोनों फर्क नहीं है कोई। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ से, हाँ बच्चों यहाँ से पढ़ना है, अनफॉर्चुनेटली पुलिसिंग हैज़ ऑल्सो नॉट मेन स्ट्रीम द अपग्रेड टू न्यूअर टेक्नोलॉजी लाइक DNA एनालिसिस। ये तो किया नहीं उन्होंने, नई टेक्नोलॉजी में DNA एनालिसिस जुड़ा ही नहीं आपका। विच कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट लॉ इन्फोर्समेंट प्रैक्टिसेस, कि जो लॉ इन्फोर्समेंट प्रैक्टिसेस को मजबूत कर सकती है, वो किया नहीं। DNA का कितना आसान है पता करना हो, आपने किया कि नहीं किया, तो DNA टेस्ट हो जाए आपका। बात कर रहा हूँ, वो तो किया नहीं उन्होंने।
व्हाट सम हैव लेबल का मतलब उसको लेबल लगाया एज इंडियाज पब्लिक सीक्रेट, ठीक है ना। कई लोग इसको ऐसे कहते हैं कि इंडिया का पब्लिक सीक्रेट है, टिप टॉप्ड अराउंड इन द इंटरनेशनल एरिना, ठीक है। और ये इंटरनेशनल एरिना में उसको चुपचाप घुसा दिया जाता है। टिप टॉप का मतलब दबे पाँव चलना, ठीक है ना। ये भी बड़ा सबको आना चाहिए। टिप टॉप आपको वो है, टिप टॉप का अर्थ होता है बच्चों, ठीक है ना, आपका टू वॉक ऑन द टिप्स ऑफ योर टोज, टू वॉक ऑन, ये इसका मीनिंग है टिप्स ऑफ टोज, ठीक है, सो दैट नो नॉइज इज मेड। अपन कहते हैं ना कि पंजों पे चलना, तो उसे भी क्या निशान अपना आवाज़ नहीं होगी। इंटरनेशनल एरिना में ये पब्लिक सीक्रेट ग्रुप है, हमारा पब्लिक सीक्रेट है, इसको ऐसे लेबल किया गया है, ठीक है। द ऑफिशियल पोजीशन ऑन स्टेट स्पॉन्सर्ड, ये बड़ा सुंदर है। और दो शब्द जज साहब की भाषा भैया ये कितनी शानदार है, देखो आप ये दोनों शब्दों देखो आप। ये जो टॉर्चर है केवल स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, स्टेट इंडोर्स भी है। अब इंडोर्स का मतलब क्या होता है, किसी की बात को पक्का करना। ये एनडीटी में रोज आपका आता है ना, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इंडोर्समेंट ऑफ ट्रू जर्नलिज्म। इफ आई से आई इंडोर्स योर व्यूज, तो मैं आपके व्यूज को इंडोर्स करने मतलब उनको पक्का करता हूँ। तो ये जो टॉर्चर है, ये एक तो स्टेट स्पॉन्सर्ड कर दो है, स्टेट द्वारा चलाया गया है, ठीक है ना आपका। और दूसरा ये स्टेट द्वारा इंडोर्स किया गया है। इंडोर्स ने इसको, इंडोर्स का मतलब उसको मान्यता दे दी गई है। अब समझ आया कितने सुंदर शब्दों का इस्तेमाल देखो आप। तो जैसा साहब यही कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल पोजीशन है टॉर्चर की, तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड भी है और स्टेट इंडोर्स भी है। स्टेट द्वारा इसको चलाया जाता है और स्टेट द्वारा ये इंडोर्स किया गया है, इंडोर्स द्वारा इसको मान्यता दी गई है, ठीक है। और इसमें देखो रेफरेंस दे रहे हैं 2017 में इंडिया के अटॉर्नी जनरल ने एक कोई दिया होगा स्टेटमेंट, उसके अटॉर्नी जनरल में के स्टेटमेंट में, ठीक है आपका, ये आपको नजर आएगा। तभी दिखा है कि इंटरनेशनल एरिना में टिप टो, अब कैसे देखो आपका आगे पढ़ो, आपको आपके आंखें खुल जाएंगी। इन हिज ओपनिंग स्पीच इन जिनेवा एट द कंट्रीज यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू एट द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, वहाँ जाना पड़ता है। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने जाके क्या किया, उन्होंने वहाँ पर जाके उन्होंने बड़ा तगड़ा भाषण दिया। और अपने भाषण में क्या किया, ये इन्वोक्ड गांधी एंड बुद्धा, गांधी और बुद्धा को याद किया। यूँ इन्वोक का अर्थ होता है किसी से प्रार्थना करना भी होता है, याद रखना। एक रिवोक होता है जानना, उसका कैंसिल होता है बच्चों, पता नहीं समझ आया कि नहीं, अब मैं आपको बताता हूँ इन्वोक का प्रयोग, ठीक है। जैसे भगवान को इन्वोक किया जाता है, यानी उनको स्मरण किया जाता है, ठीक ना। अगर कुछ गांव वाले यज्ञ कर रहे हैं रेन के लिए, तो किसी ने पूछा ये क्या कर रहे हैं, योगी समझ गया आपका। एक उन्होंने अपने वो बनाया, विधि बनाई और उसमें आहुति देनी शुरू की, ठीक है। तो मैंने कहा, किसी ने देखा, जब पूछा किसी ने ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा दे आर इनवोकिंग, दे आर इनवोकिंग। बहुत लंबा छोड़ा है बच्चों, बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में मेरे को। दे आर इनवोकिंग रेन गॉड्स, ठीक है ना आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो भगवान के जो ये बरसात के भगवान है उनका आह्वान कर रहे हैं। आह्वान करना, आह्वान करने का अर्थ क्या है, एक तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, आपका रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आके और बारिश बरसो। तो यहाँ उन्होंने उनका आह्वान किया, किसका आह्वान किया, गांधी जी का और बुद्धा का। अब कहाँ भाषण दे रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब, ध्यान रखना, यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट काउंसिल के सामने। और फिर कह रहे हैं इंडिया बिलीव्स इन पीस एंड, फिर भाषण में कहते हैं कि भारत किस में बिलीव करता है, पीस में, नॉन वायलेंस में, पता है आपको, है ना आपका, कि अहिंसा में और शांति में, एंड अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी को अपहोल्ड करता, अपहोल्ड करता उसको मान्यता देता, ऊंचा रखना। अपहोल्ड करता होता है किसी चीज़ को मान्यता देना, उसका सम्मान करना, ठीक है। अपहोल्ड कई जगह लगा सकते हो, तो अपहोल्ड आर ट्रेडिशनल वैल्यूज़, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जो हमारी परंपरागत मूल्य है उनको सम्मान देना, उनको ऊंचा रखना। अपहोल्ड द फ्लैग का अर्थ क्या होता है, झंडे को ऊंचा रखना, ठीक है, ध्यान रखने, सब प्रयोग करो आप, ठीक है। वी मस्ट ट्राई वेरी हार्ड टू अपहोल्ड आवर ट्रेडिशनल वैल्यूज। हमको अपने परंपरागत मूल्यों को ऊंचा उठा के रखना है, उनको नीचे नहीं गिराना है। तो वहाँ तो ये भाषण दे रहे हैं, वो गौर से सुनो, मजा आएगा आपको। और वो कह रहे हैं कि हम तो इनमें बिलीव ही नहीं करते,
हम तो पीस में बिलीव करते हैं, अहिंसा में बिलीव करते हैं, और इस बात में यकीन करते हैं कि जो आदमी का सम्मान है, डिग्निटी है, उसको हमेशा ऊंचा रखा जाए। एज सच द कंसेप्ट ऑफ टॉर्चर इज कम्प्लीटली एलियन टू आवर, देखो क्या भाषण दे रहे हो, और इसलिए ये जो कंसेप्ट है टॉर्चर का, ये तो हमारे कल्चर के बिल्कुल एलियन है। एलियन का तो समथिंग विच इज हमारे कल्चर के लिए वो अजीब है, ये स्ट्रेंजर है, ये वर्ड भी सबको आना चाहिए, एलियन। ठीक है, एलियन का अर्थ होता है कि जो आपके लिए स्ट्रेंजर है, ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, स्ट्रेंजर भी है और स्ट्रेंज भी है, और इसका अर्थ है अनफेमिलियर। ये सब आना चाहिए आपको, ये अनफेमिलियर। एक आदमी को गुस्सा आता नहीं है अब ना उसको, तो किसने कहा यार ये, मैंने कहा नहीं इसको गुस्सा आता नहीं है। एंगर इज एलियन टू हिज नेचर, इसका अर्थ हो गया बच्चों कि उसको गुस्सा आता ही नहीं है, जानना आपको। ठीक है, तो इसमें एलियन आपका एडजेक्टिव है, दैट्स राइट। एंड इफ आई से द एलियंस कैन अटैक द अर्थ, तो इसका तो क्या जो बाहर के लोग हैं, मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, यानी किसी क्या कहेंगे उसको, किसी और ग्रह में कहीं हो, तो वो लोग हमको अटैक कर सकते हैं। यानी ये पृथ्वी के नहीं होंगे, पृथ्वी के बाहर के, इनको ईटी कहते हैं, ईटी। पिक्चर बनी है ना, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा का मतलब बाहर से होता है, टेरेस्ट्रियल का जमीन से, यानी पृथ्वी से बाहर के लोग, इसको कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बींग्स, उनको कहते हैं ईटी, एलियंस। कितने प्रयोग करने पड़ते हैं बच्चों, तब जाके आदमी सीखता है। आई होप कि ईटी समझ आ गया आपको। हाँ, तो इनको एलियंस कहते हैं। ठीक है, और एलियन के बहुत सारे शब्द बनते हैं। तो एलियन का अर्थ होता है, अगर आपने ये कहना हो कि यार मेरे साथ घर में कोई खाना खाता नहीं है, मेरे को तो उन्होंने अजनबी बना दिया है, या मैं बन गया हूं, तो मैं कहूँ आई बिकम एन एलियन इन माई ओन हाउस, मैं तो अपने घर में अजनबी बन गया। बड़ा सुंदर वर्ड है। ठीक है, और इसके कई सारे बनते हैं। एक एलियनेट है, तो वो क्या मैं यहाँ कराऊँगा बच्चों, बहुत 1 घंटे से ऊपर तो हो गया ही, मुझे लग रहा है इसका सेकंड पार्ट मेरे को इसके तुरंत बाद में थोड़ी देर में करूँगा। एलियनेट का अर्थ होता है टू गेट सेपरेटेड, किसी चीज़ से अलग हो जाना। अलग होगे तभी तो आप अजनबी बनोगे। एक आदमी को मैंने कहा अगर ये अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करता है तो अपने दोस्तों से ये अलग हो जाएगा। तो मैं कैसे कहूँगा, ही विल एलियनेट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज फ्रेंड्स इफ ही डज नॉट चेंज हिज एटीट्यूड। ये इसका प्रयोग हो गया, उसमें आ गया ना आपका। और इसका नाउन होता है एलिनेशन, इसका एक कोलोकेशन है सेंस ऑफ एलिनेशन, सेंस ऑफ एलिनेशन, अलगाव का भाव, अलगाव का भाव। अलगाव का भाव, अलगाव के भाव से आप क्या समझते हो? अलगाव के भाव का अर्थ होता है कि मैं इसको बिलोंग नहीं करता। देयर इज अ सेंस ऑफ, देयर वाज कहेंगे, अब तो नहीं है क्योंकि अब तो कश्मीर हमारे हिस्सा बन गया, पहले भी था वैसे, बट देयर वाज अ सेंस ऑफ एलिनेशन इन द माइंड्स ऑफ कश्मीरी पीपल। देयर वाज अ सेंस ऑफ एलिनेशन, सेंस ऑफ एलिनेशन इन द माइंड्स ऑफ कश्मीरी पीपल। कश्मीर लोगों के मन में एक अलगाव का भाव था कि हम मेन स्ट्रीम के हिस्से नहीं हैं, हम मुख्य धारा के हिस्से नहीं हैं। ठीक है, एक शब्द इसका बनता है इनएलिनेबल, जो आपसे अलग ना किया जा सके, विच कैनॉट बी सेपरेटेड। बड़ा अच्छे शब्द नहीं आने चाहिए एलियन के आपको। ठीक है, जिसे मैं कहूँगा टू लिव इज आर इनएलिनेबल राइट। जिंदा रहना हमारा ऐसा अधिकार है जो हमसे कोई वापस ले नहीं सकता, हमसे अलग नहीं कर सकता। ठीक है, टू डू बिजनेस इज योर इनएलिनेबल राइट। ऐसे बोलोगे तो भी आएगा। खूब सारे सेंटेंस बनाओ, टू डू बिजनेस, भाई आप बिजनेस कर सकते हो, ये आपका ऐसा अधिकार है जो आपसे कोई ले नहीं सकता, आपसे अलग नहीं कर सकता। टू डू बिजनेस इज माई इनएलिनेबल राइट, इनएलिनेबल राइट। ठीक है, इसकी स्पेलिंग ठीक कर दो, मैं भी टिक मार्क कर देता हूँ।
बच्चों थोड़ा ज़्यादा हो गया, 1 घंटा 4 मिनट का हो गया है, और ये जो पोर्शन है अभी काफ़ी बाकी है। एक बार दिखाता हूँ, हमने यहाँ तक किया था, एक बड़ा शानदार उसमें मुकाम पे था। ये आधे घंटे में भी नहीं होगा, ये बहुत टाइम लगेगा, तो इसके मुझे 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही ख़त्म करो, और यहाँ से मैं वापस आपके पास सामने आऊँगा इसके तुरंत बाद में, क्योंकि बहुत अच्छा है। आप समझ गए हो, अटॉर्नी जनरल साहब हम भाषण दे रहे हैं कि हम तो गांधी और बुद्ध का देश हैं, हम तो शांति और अहिंसा के पुजारी हैं। ठीक है, और इसलिए ये टॉर्चर है ना, कंसेप्ट ऑफ टॉर्चर, ये हमारे कल्चर के लिए बिल्कुल अजनबी है, एलियन टू आवर कल्चर, एंड इट हैज़ नो प्लेस इन द गवर्नेंस ऑफ द नेशन। और राष्ट्र की उसमें, उसकी गवर्नेंस में, उसके संचालन में, उसके ना आपका प्रशासन में इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई है नहीं। ये हकीकत है, ये नहीं ना, ये तो कह रहा हूँ। तभी तो उन्होंने कहा था ये इंटरनेशनल एरिना में चुपचाप घुसने के लिए। हम तो बोल देंगे हम तो गांधी और उसका देश हैं। अरे गांधी उसके देश हो, ये हकीकत है, लेकिन ये भी हकीकत है कि आपकी पुलिस फोर्सेस यूज टॉर्चर, और ये केवल आपका स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो स्टेट एंडोर्स। मैं आपको कह रहा हूँ, इसको अच्छी तरह पढ़ लेना, बल्कि उसको उतार लेना, नहीं तो अखबार करके उतार लेना। आपके सामने कभी ऐसे आएगा तो ये ऐसे ज़बरदस्त बन जाएगा आपका। यूज ऑफ टॉर्चर, या टॉर्चर एज ए मीन्स ऑफ ना आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, कुछ भी आ सकता है लिखने के लिए, कहीं भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आए बच्चों, और मैं यहाँ से आपको दोबारा कराऊंगा। क्या ना, यहाँ से कराऊंगा, यहाँ से कराऊंगा। इसको दूसरे रंग से मैं डाल देता हूँ ताकि मुझे पता नहीं यहाँ से मैंने करा दिया था। ठीक है ना, तो आई एम सॉरी कि मैं इसको पूरा नहीं कर पाया, लेकिन पूरा कर लेंगे। मैं अभी तुरंत इसके बाद में आपके सामने आऊँगा दोबारा। ठीक है ना, तो बच्चों पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, है ना, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, बस ये बेल बटन को दबाना मत भूलें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।